Assalamu alaikum and good afternoon. In today's class, we will discuss about the balance sheet. A balance sheet is a statement of financial position. सुंबल आपको आवाज़ आ रही है? A balance sheet is a statement of financial position. एक बैलेंस शीट जो है वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है. इट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है. ये जो क्लास इस वक्त हो रही है ये लाइव जा रही है जूम पर. एज वेल एज आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ PF KIT यूनिवर्सिटी एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये एक तोहफा है फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ PF KIT फ्रॉम द PF KIT टू द ऑल स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग अकाउंटिंग. ये आप सब जो PF KIT के स्टूडेंट्स हैं आप सब की तरफ से तोहफा है. दुनिया के जितने भी अकाउंटिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से तोहफा है, मेरी तरफ से तोहफा है. सो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अब बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है. वो फॉर्मेट अगर आप लिखेंगे गूगल में जाकर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट तो वो शेयर हो जाएगा आपसे. जैसे मैंने साथ को अभी यहाँ कहा कि साथ प्लीज शेयर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारे सामने आ गया. तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच शोज नंबर 1 ऑल एसेट्स. सारे एसेट्स को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में. ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच शोज एसेट्स. एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस. अगर आप याद करें अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. यू अंडरस्टैंड अरीबा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. रोशन, सो एसेट्स को जब हम लायबिलिटीज एसेट्स को जब बराबर रखते हैं लायबिलिटीज एंड कैपिटल के साथ तो रोशन हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है. मिसाल देके समझाता हूँ. बैलेंस शीट को समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. उसके बैकग्राउंड में है ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एंड वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द ओनर. मिसाल के तौर पर साद ने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं. साद ने इसका नाम रखा साद इलेक्ट्रॉनिक्स. अब ये साद इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है. पैसे कहते हैं एसेट्स. एसेट्स जो हैं उनकी कई किस्में हैं. उसमें एक किस्म है वो है मनी, कैश एसेट होता है. एसेट्स कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज को. तो साथ से हमने पूछा कि साथ भाई आप ये बिज़नेस जब करेंगे सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा सर मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है. छोटा सा बिज़नेस बनाना है. 50,000. 50,000 का मतलब 50,000 कैश. कैश का मतलब एसेट. एसेट का मतलब रिसोर्स. सो रिमेंबर अरकम रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज. रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज. सोर्सेज का मतलब वो पैसा कहाँ से आया? तो वो या तो वो पैसा आएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट से, हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट, हमारी अपनी सेविंग से. उसको हम बिजनेस में जब डालेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा. और या हम किसी से लोन लेके. तो 50,000 रुपये जो चाहिए थे वो 50,000 इस तरह से आए कि 40,000 तो साथ भाई के पास अपनी सेविंग थी वो उन्होंने बिजनेस में डाल दी. और 10,000 इन्होंने, मैं इनका दोस्त हूँ, इन्होंने मुझसे 10,000 रुपये उधार पकड़ लिए. सो एसेट्स 50,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज 10,000 प्लस कैपिटल ऑफ 40,000. व्हाट इज दैट? अकाउंटिंग इक्वेशन. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द ब्रीफ्ड, दैट इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ ए बैलेंस शीट. बैलेंस शीट अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सटेंड कर दें तो बैलेंस शीट बन जाएगी. लेकिन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस. ये बैलेंस शीट मुनव्वर की नहीं बन रही, ये साथ की नहीं बन रही, ये साथ के बिजनेस की बन रही है. सो साथ ने जब बिजनेस में पैसे डाले वो कहाँ से आए? वो पैसे 50,000 कैश है. वो कहाँ से आए? वो उनकी सेविंग से आए. सो वो बने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट. और 10,000 मुझसे लोन लिया तो वो बना लोन. तो इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. यू गेट द पॉइंट? इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं. बिल्कुल सही कहा. और इसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, जो एसेट्स हैं बिजनेस के बाद, वो सारे के सारे कैसे क्रिएट हुए, वो इन्वेस्टमेंट और लोन से क्रिएट हुए। अब अगर मैंने जो अभी आपको इस ग्रुप को हम व्हाट्सएप के थ्रू भी लेके चलते हैं और इस ग्रुप में हम सारी चीज़ें ऐड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स, और आप मेरे स्टूडेंट्स को आप देखें एक्टिव नजर आएंगे, आपको कोई सोता हुआ नजर नहीं आएगा, सब जाग रहे हैं, सब अटेंटिव है, यूं करके बैठे हुए, जब मार देगा बंदा, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you are showing the interest, that exactly what you need to understand. I know that this is a great challenge for all the students from all over the world, the people who are learning by digital, by virtual learning जो हो रही है। challenges टीचर्स के लिए भी है, टीचर्स को बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। द स्पीड ऑफ ए लीडर इज द स्पीड ऑफ ए टीम, और लीडर ही डड्डू निकला तो टीम तो सो जाएगी सारी की सारी। तो इसका मतलब ये टीचर को जो है वो उस वक्त खोना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, और बच्चों को भी बोलना चाहिए एक्सक्यूज मी, अगर आपने इस नहीं पढ़ा परेशान होंगे। अब जरा हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। हमारे पास स्क्रीन पे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाएगा। आप लोग जो मेरे साथ इस यूट्यूब पे हैं वो लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट करिए, आप गूगल करेंगे तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आ जाएगा। तो हमारे साथ भाई हैं, वो हमें दिखाते हैं फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। सो विल सी दैट व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। जरा शेयर कीजिएगा फॉर्मेट। सुंबल, यू आर CR ऑल्सो। Sumbal Shabbir, you are also in the group of the team, so I am writing your name here. Fine. So ज़रा साथ दिखाइएगा। So हम बैलेंस शीट की बात करेंगे कि बैलेंस शीट में हम किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। दिस इज़ अ बैलेंस शीट, ये इनकम स्टेटमेंट है। इसके बाद व्हाट्सएप पे आपको बैलेंस शीट जो मैंने भेजी थी, दैट इज़ बैलेंस। इनकम स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेरी वीडियो मौजूद है इनकम स्टेटमेंट के मुतालिक। एंड द बैलेंस शीट, देखिए डबल एक्शन ब्राइट खेलना है हमने ज़िंदगी के अंदर। इसे कहते हैं डबल डिलाइट्स। जूम पर क्लास हो रही है, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी जा रही है। लवली जनाब, नाउ यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल आफ्टर द क्लास। मुफिरा, आप कैसे नाम अपना स्पेलिंग करती हैं, लाउड करती हैं, मैं सुनूंगा आपसे। व्हाट्सएप पे बोल के भेजिएगा सो मुझे प्रोनाउंसिएशन पता चले। ठीक है, सुन लिया मैंने। बैलेंस शीट बनाने के कई तरीके हैं, बेसिकली दो तरीके मुझे कहने चाहिए। एक ये सीधी बैलेंस शीट बनी हुई है, देखिए इसे कहते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें ये फॉर्मेट्स हैं। हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने क्या कहा, IAS 1। ये सर IAS क्या है? ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अब इनको कहते हैं, अब जो है IAS 41 इशू हो चुके हैं, अब इशू हुए हैं IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जब बैलेंस शीट बनेगी किसी मुल्क की, तो बैलेंस शीट बनाते वक्त हम IFRS को कंसीडर करेंगे, और साथ ही हम अपने मुल्क के अंदर जो लॉ होगा, लोकल लॉ, उसको भी कंसीडर करेंगे। जैसे पाकिस्तान में जो लॉ है वो है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, 2012 हो गया। अब कंपनी ऑर्डिनेंस जो आपका क्या कहते हैं, अमेंडेड हुआ। दैट इज बेसिकली हैविंग 2 शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 5, उसमें आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आपको स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो स्टोरी कैसे चली। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस भी, सोर्स डॉक्यूमेंट बने। सोर्स डॉक्यूमेंट इज द प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हमने डे बुक्स में रिकॉर्ड किया। डे बुक से डेटा आगे गया लेजर्स में। 3 लेजर्स बनते हैं, 6 डे बुक्स थी। हमने अभी आपको एक ही सिखाई है, जर्नल के थ्रू हम जा रहे हैं। डे बुक से आप चले गए आगे, कहाँ गए आप, लेजर में। लेजर्स के अंदर टी अकाउंट बनते हैं। टी अकाउंट लेजर्स नहीं होते, टी अकाउंट लेजर के अंदर बनते हैं। 3 लेजर हैं, GL, SL, PL, जनरल लेजर, सेल्स लेजर, परचेज लेजर। इन लेजर से डेटा, ये अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है सारा। लेजर्स आपने अभी जनरल लेजर पढ़ा, सारे अकाउंट से अब टी अकाउंट्स बना रहे हैं। आगे हम करेंगे तो एनालिसिस आपको पता चल जाएगी। लेजर से डेटा गया ट्रायल बैलेंस में। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट्स में, उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हुआ। एडजस्टमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं, प्री पेमेंट, अक्रूवल, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये कई किस्म की एडजस्टमेंट्स। फिर उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आपने लर्न किया, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आ गए रिकॉर्डिंग से, और अब हम बैलेंस शीट सीख रहे हैं। ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं फॉर्मेट, अगर आप गूगल पे लिखेंगे बैलेंस शीट तो आपको नजर आएगा एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इन एसेट्स में सबसे पहले आपको नजर आएंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट्स। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसके माँ बाप ने एक नाम रखा, अम्मी इसको किसी नाम से पुकार रही हैं, अब्बा किसी और नाम से पुकार रहे हैं, पड़ोसी किसी और नाम से पुकार रहे हैं। यार ये तो हमारी घंटियाँ बजा के भाग जाता है, बड़ा शैतान बच्चा है।
है, इसका नाम शैतान बच्चा रख दिया क्योंकि पड़ोसी की घंटियाँ बजा बजा के भागता है वो बच्चा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से एसेट्स के भी दो नाम हो गए, एक का नाम हो गया फिक्स एसेट्स और एक का नाम हो गया नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच क्रिएट जनरेट रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिक्स एसेट्स क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। फिक्स एसेट्स के बाद मैं आपसे पूछ लूँ, कैन यू हेयर मी? यस, प्लीज़ यहाँ लिख के भेज दें, कैन यू हेयर मी, ताकि मेरे पास चैट पे आ जाए। हाँ जी, यू कैन हेयर मी वेरी वेल। जी, आवाज़ आ रही है? वेरी गुड। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, आगे सुने। फिक्स एसेट्स के बाद हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। करंट एसेट्स को हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। लिक्विड एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो एक साल में अपने शेप को चेंज कर सकते हैं या कर लेते हैं जनरली। मिसाल के तौर पर आप इन्वेंट्री लेकर आए। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, यानी गुड्स, यानी कि वो माल जो कि बेचने के लिए लाए, और आपने क्या किया? उस माल को आपने बेच दिया एक साल के अंदर। तो इसका मतलब आपके पास पैसे आ गए। तो इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट कर गई, उसका शेप चेंज हो गया कैश में। इसके बाद करंट एसेट्स में है रिसीवेबल। जिन लोगों को आपने माल पे उधार पे बेचा, उनसे पैसे चाहिए ना। रिसीवेबल, पैसे दो भाई, ये मेरा मुतालबा है क्योंकि मैंने आपको घुस दिए हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रिसीवेबल। डेटर्स भी कहते हैं, ब्रिटिश अकाउंटेंट्स कहते हैं डेटर्स, अमेरिकन अकाउंटेंट्स कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके बाद बैंक और कैश। बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है। अगर बैंक से पैसा आप निकाल कर खा गए हैं और बैंक वाले ने आपको उधार दिया हुआ है, तो वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, वो एक लायबिलिटी होगी। अब हम यहाँ रुक जाते हैं। हमने फिक्स एसेट्स को जमा कर दिया। करंट एसेट्स में हमारे पास टोटल एसेट आ गए। इसका मतलब ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में अगर सुने तो दरअसल ये क्या है? ये दरअसल अकाउंटिंग इक्वेशन तो बन रही है। एसेट्स आ गए, रिसोर्सेज आ गए। अब ये रिसोर्सेज कहाँ से आए? तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने टोटल एसेट्स जमा कर दिए। हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स थे, एक सवाल हमने वेब से उठाया, एक फॉर्मेट वेब से उठाया, उसमें हमारे पास नॉन करंट एसेट्स थे 2150 के। उसके अंदर हमने करंट एसेट्स जमा कर दिए। जनाब आली कितने जमा कर दिए हमने? हमने उसके अंदर जो है वो 10,000 रुपये और जमा कर दिए। 10,000 215 में जमा किए तो 2160 हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स हमारे पास 2160 हैं। आप जो यूट्यूब पे मेरे साथ हैं वो सिंपल, अगर आपके पास फिक्स एसेट्स हों 10 रुपये के और 2 रुपये के करंट एसेट्स हों तो जमा करने के बाद 12 रुपये के एसेट्स आ गए। अब ये 12 के एसेट्स जो आपके पास बिजनेस में मौजूद हैं, ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज की सोर्स क्या बनी? ये सोर्स या तो लायबिलिटी होगी, ये सोर्स या तो इन्वेस्टमेंट होगी। उसके लिए हम अगर बैलेंस शीट को एक्सटेंड करें और आगे देखें तो हमें पता चलेगा कि हम एक टर्म लिखते हैं इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। लायबिलिटी का मतलब ओनर इक्विटी। मैं मुनव्वर हमीद, मैं ओनर हूं अपने बिजनेस का। मेरे बिजनेस एक ट्रेनिंग कंपनी है, उसका नाम है नॉलेज पाकिस्तान। एक यूनिवर्सिटी का मैं जो हूँ वो सफ़ीर हूँ, एम्बेसडर हूँ PF किट का। तो मैं यहाँ बिज़नेस नहीं कर रहा, यहाँ मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू गेट द पॉइंट? तो अब अगर मेरा बिज़नेस है, ये 7 भाई का बिज़नेस है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी ना कोई, तो वो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। हाँ, आपकी बैलेंस शीट में 2 बातें और हैं, वो 2 बातें और ऐड होनी चाहिए। जब कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देखें तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट बनाने वाले को वो 2 बातें ऐड करनी चाहिए। वो क्या? कि अगर मुनव्वर का बिजनेस है और मुनव्वर को कोई प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट तो बैलेंस शीट बनने से पहले इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट हो गया, तो वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में जमा हो जाएगा। यू गेट द पॉइंट? प्रॉफिट इज ऑलवेज एडेड टू कैपिटल। अगर कोई लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा। और अगर मैं कुछ पैसे ड्यूरिंग द ईयर निकाल कर खा गया, मैंने खा लिया पैसे निकाल के, ओ भाई वो पैसे जो मैं खा गया हूँ बिजनेस से निकाल कर, वो पैसे कहलाती है ड्राइंग्स। उसको हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाते। आई रिपीट, हमारा बिजनेस है, कैपिटल आ गया, कैपिटल शुरू में पता चल गया बिजनेस में कितने पैसे लगाए थे। उस कैपिटल में जो प्रॉफिट होगा मुनव्वर का, वो मुनव्वर अगर बिजनेस करे और मुनव्वर को प्रॉफिट मिले, इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता चल जाए इतना प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट मुनव्वर को मिलना चाहिए या वो रहीम को मिलना चाहिए? भाई वो तो मुनव्वर को मिलना चाहिए। तो लिहाजा प्रॉफिट कैपिटल में जमा हो जाता है। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर मैं कुछ पैसे ड्यूरिंग द ईयर निकाल कर खा गया, बिजनेस से निकाल कर खुद यूज़ कर लिए,
तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस एंटिटी, ये जो किताब आपके पास है बिजनेस अकाउंटिंग 1, आप लोग भी जो यूट्यूब पे हैं आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट राइट बिजनेस अकाउंटिंग 1 PDF, वो आ जाइए आपके पास ठक करके फ्री में। उसका चैप्टर नंबर 10 अगर आप खोल के देखेंगे तो वहाँ आपके पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे। उन कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। ओनर सेपरेट है बिजनेस से। तो भाई जब हम बिजनेस से पैसा निकाल के खाएंगे तो वो बिजनेस का कोई एक्सपेंस नहीं होगा, वो बिजनेस के सरमाए को कम करेगा। और उस अकाउंट को कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग इज ए कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम ड्राइंग को यहाँ पे माइनस कर देते हैं कैपिटल में से। और आखिर में अगर हमने कोई लायबिलिटीज़ ली हुई हैं, वो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, वो भी हम यहाँ पर दिखा देंगे। जो हमारा ये फाइनेंस्ड बाय सेक्शन बन रहा है, टोटल एसेट्स तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये टोटल एसेट्स तो हो गए थे। उसके बाद जो सेक्शन बना जिसके अंदर हमारी सोर्स थी, उस सोर्स का नाम होता है फाइनेंस्ड बाय सेक्शन। फाइनेंस्ड बाय सेक्शन में हमने कैपिटल लिया, कैपिटल में प्रॉफिट जमा किया, ड्राइंग्स हमने माइनस की, और उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने जनाब आली उसमें अगर कोई लोन है हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन, अगर कोई कंपनी है तो ऐसे लॉन्ग टर्म लोन को कहते हैं डिबेंचर्स, वो लोन को। और अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन है, अकाउंट्स पेएबल यानी क्रेडिटर यानी माल अगर हमने उधार पे ख़रीदा है, वो भी हम यहाँ रखेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर आपके पास कहाँ से आए? ये सारे के सारे नंबर आपके पास आए ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस से आपने ये सारे नंबर उठाए। उठाने के बाद ट्रायल बैलेंस में दो किस्म के नंबर थे, कुछ नंबर इनकम स्टेटमेंट में थे, कुछ नंबर बैलेंस शीट में थे। तो ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो आप 1 और 2 के साथ खेलेंगे। ये मैंने क्रिएट किया 1 और 2। जितनी इनकम और एक्सपेंस है वो सारे 1 वाले अकाउंट हैं। 1 का मतलब इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, जितने 2 वाले हैं वो सब बैलेंस शीट में जाएंगे। तो अब इस तरह से आपने देखा कि आपके एसेट्स की जो रकम थी 2160, वो आपकी लायबिलिटी और कैपिटल के साथ एग्री कर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैलेंस शीट एग्री हो गई। यू गेट द पॉइंट, आपकी बैलेंस शीट एग्री हो गई। अब इसकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करें? चाहे आप O लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप A लेवल्स में शुरू किया है आपने अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में, चाहे आप बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, किसी भी है, चाहे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको इस लेक्चर को समझने के लिए आपके पास जो बुक है उसका नाम है बिजनेस अकाउंटिंग 1 बाय फ्रैंक वुड। अमेजिंग बुक है। अब आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4 चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो आपके पास ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि उसी किताब में, उस किताब के पीछे जो अपेंडिक्स दिया हुआ है उसका जवाब भी मिल जाएगा। हाँ, उस किताब में 2 किस्म के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन वो हैं जिनके आगे लिखा हुआ है A, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3A। तो A के जवाब वहाँ नहीं है, वो मेरे पास उनकी मैनुअल मौजूद है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन शूट मी एन ईमेल accountsteacher@gmail.com। अब आपने क्या किया जनाब आली, आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, पीछे से आपने देख लिए, आपको आंसर भी मिल गया। दिस वॉज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट ये जो बनी हुई थी ये वर्टिकल फॉर्मेट में बनी हुई थी। जब किसी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स टॉप पे दिखाएं और करंट एसेट्स बाद में दिखाएं, ऐसी बैलेंस शीट को कहते हैं, ये बैलेंस शीट परमिनेंट बेसिस पर, परमिनेंट ऑर्डर पे बनी हुई। ये परमिनेंट एसेट्स को ऊपर लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त क्या करेंगे? सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, जिस कंपनी का, एज ऑन या एज एट लिखेंगे, करेंसी के यूनिट दिखाएंगे। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में कोई डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होता, इनर एंड आउटर कॉलम होते हैं। तो ये बैलेंस शीट जो बनी हुई है परमानेंस बेसिस पे बनी हुई है। अगर ये बैलेंस शीट इस तरह बनी हुई होती कि अगर हम इसको चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 जी, ये अगर आप देखेंगे, जो यूट्यूब के भी मेरे दोस्त हैं, जो आप लोग भी यूट्यूब, आप असल में तो यूट्यूब में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, PF किट के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपकी वजह से फ़ायदा सारी दुनिया को मिल रहा है। अब सुनिए, बैलेंस शीट में अगर आप ऐसी बैलेंस शीट बना रहे हैं जहाँ पर आप करंट एसेट्स को ऊपर दिखा रहे हैं, टॉप पर कैश को पहले दिखाया, फिर आपने बैंक को दिखाया, तो ऐसी बैलेंस शीट जो है वो बनती है लिक्विडिटी बेसिस। लिक्विडिटी एक और तरीके से बैलेंस शीट फॉर्मेट में बना सकते हैं, वो T शेप में बना सकते हैं। सारे एसेट्स ऑन योर लेफ्ट, लायबिलिटीज कैपिटल ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, कैपिटल अगेन आई से, सारे एसेट्स ऑन द लेफ्ट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होगी, ऑन द लेफ्ट, और राइट हैंड साइड पे सारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट उसी तरीके से, और ड्राइंग लेस हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टोटल कर
एग्री कर जाएगा। ये भी हो सकता है कि सारे एसेट्स ऑन द राइट और सारी लायबिलिटीज और कैपिटल ऑन द लेफ्ट। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। सिंगापुर का फॉर्मेट अलग है, यूके का अलग है, यूएस का अलग है, पाकिस्तान हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। आप देखें, गूगल पे जाके देखें बैलेंस शीट ऑफ हबीब बैंक, देखिए कैसे बनी हुई है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ हबीब बैंक देखिए कैसे बना हुआ है। दिस वॉज ऑल अबाउट बैलेंस शीट। मैंने आपको बता दिया कि आप सबसे पहले ये जो बैलेंस शीट अभी आपको जो बताया, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में बनती है, वो हमको समझनी है। फिक्स एसेट्स कैसे दिखाएं? सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स दिखाएंगे। अगर उनकी वैल्यू कम हुई है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी फिक्स एसेट्स की। बुक वैल्यू का मतलब वो एसेट्स की वैल्यू जिसमें से हमारे पास से एसेट्स की जो यूटिलाइजेशन हमने कर ली है वो वैल्यू कम हो गई। उसके बाद हमारे करंट एसेट्स होंगे, उसमें जैसे अकाउंट रिसीवेबल है और अगर हमें डाउट है कि इतने लोग भाग जाएंगे उसे कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कहलाता है। वो माइनस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल में से तो नेट एसेट आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास प्रीपेमेंट होंगी, फिर उसके बाद हमारे पास बैंक होगा, स्टॉक होगा, बैंक होगा, कैश होगा। ये सारे करंट एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स में हम फिक्स एसेट्स को जमा कर देंगे। इसके अलावा और फिर हम लायबिलिटीज़ का सेक्शन बनाएंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट में एक काम और भी कर सकते हैं, किया जाता है वो इस तरह से कि आप पहले फिक्स एसेट्स दिखाएंगे, उसके बाद करंट एसेट्स दिखाएंगे, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ को आप फाइनेंस बाय सेक्शन में नहीं लेंगे बल्कि आप करंट एसेट्स में से ही माइनस कर देंगे। आई रिपीट, आप फिक्स एसेट्स लेंगे, उसके बाद करंट एसेट्स लेंगे, करंट एसेट्स का टोटल इनर कॉलम में लेंगे, फिर सारी करंट लायबिलिटीज़ लेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, एक आंसर आएगा, उस आंसर का नाम होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, वो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल को फिक्स एसेट्स में जमा कर देंगे। एक साइड बैलेंस शीट की हो गई। दूसरी साइड के लिए करंट लायबिलिटीज़ तो आप ले चुके हैं। दूसरी साइड में अगेन वही तरीका, कैपिटल लेंगे, उसमें प्रॉफिट जमा करेंगे। अगर प्रॉफिट आया लॉस से तो लॉस माइनस करेंगे, ड्राइंग को माइनस करेंगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पर दिखा देंगे। एक और तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को आप माइनस भी कर लेते हैं, ऐड भी कर देते हैं। आप यानी कि फाइनेंस बाय सेक्शन में ना दिखाएं, आप एसेट साइड पर दिखाएं। मैं उसके लिए आपको नहीं जाऊँगा, मैं आपको कहूँगा आप सिंपल बैलेंस शीट बनाएं, सारे एसेट्स को जमा करें, यहाँ से सारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल को जमा करें, आपस में दोनों एग्री, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंस शीट और आपने समझ लिया। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।